तलहा अंजुम कौन है? तलहा अंजुम 3 अक्टूबर 1995 कराची पाकिस्तान में पैदा हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन उर्दू रैप का पायनियर बन जाएगा और पाकिस्तान की पूरी जनरेशन को अपनी आवाज़ से बदल देगा। आज भी जब गुमान या अफसाने बजता है, हमें सुनाई देता है, तो सबसे पहले याद आता है तलहा अंजुम और यंगस्टर्स। लेकिन किसी भी बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी सिर्फ एक सक्सेसफुल रैपर की नहीं है। ये कहानी है स्ट्रगल की, सब कुछ खोकर वापस कमबैक की, और एक ऐसे आर्टिस्ट की जो कराची की सड़कों से उठकर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाला रैपर बन गया। तलहा अंजुम कराची के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, जहां उन्होंने अपने बाप की कमी को हमेशा शिद्दत से महसूस किया। ये वो चीज़ थी जो तलहा को शायरी और पोएट्री की तरफ ले गई, क्योंकि उन्होंने अपने जज्बात को निकालने का कोई ज़रिया चाहा और शायरी और गायकी वो तरीका निकला जिससे वो अपने जज्बात का इजहार करने लगा। 2009 में कराची के आर्मी पब्लिक स्कूल में तलहा अंजुम पढ़ते थे। उनको इंग्लिश रैपर्स के गाने मिमिक करना बहुत पसंद था, लेकिन उनका असली जुनून मालूम है क्या था? उर्दू पोएट्री और उर्दू रैप के ऊपर अपना नाम कमाना। तलहा अंजुम अपनी कॉपीज़ को उर्दू शायरी से भर देते थे। फैज़ अहमद फैज़ और जॉन एलिया जैसे लेजेंडरी पोएट्स इनकी इंस्पिरेशन थे। इसी तरह एक दिन स्कूल की क्लास टीचर ने उनका बैग चेक करने को कहा और फिर उनको प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया। जब तलहा का बैग खोला गया तो सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि तलहा के बैग में शायरी की किताबों के साथ साथ सिगरेट भी बरामद हुई। उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, तलहा को सस्पेंड कर दिया गया। तलहा अंजुम की मदर ने ऊपर और पाबंदियां लगा दी तलहा के ऊपर। ये वो टाइम था जब तलहा ने रियलाइज़ किया कि उनकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन उनका रास्ता म्यूज़िक ज़रूर है। 2009 में कराची के सदर एरिया के एक छोटे से ढाबे पर कुछ नौजवान हिप हॉप म्यूजिक के शौकीन इकट्ठे होते थे। तलहा अंजुम लंबे बालों वाला पतला दुबला सा लड़का इन सबको एडवाइस करता था, और ये ग्रुप फिर वहाँ से एक और जगह दोबारा जमा होते थे जहाँ हर कोई अपनी परफॉर्मेंस देता था। एक दिन तलहा अंजुम को एक दोस्त जोखे यानी उमैर खान ने एक नए लड़के से मिलवाया जिसका नाम था तलहा यूनस। किसी को मालूम नहीं था कि इन तीनों की ये एक रैंडम मीटिंग इतनी बड़ी रेवोल्यूशन बन जाएगी रैप म्यूज़िक में, और ख़ास तौर पर उर्दू रैप म्यूज़िक। 2013 के एक इंटरव्यू में जब तलहा से पूछा गया कि उन्होंने म्यूज़िक क्यों शुरू किया, तो तलहा ने कहा कि म्यूज़िक के ज़रिए आप वो सब कुछ कह सकते हैं जो आप वैसे लोगों से नहीं कह सकते। उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने अपनी फीलिंग आसानी से बता सकते हैं म्यूज़िक के ज़रिए। ये दुनिया के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में जो भी सोचते हैं वो सब म्यूज़िक के ज़रिए बता सकते हैं। म्यूज़िक के ज़रिए आप वो सब कुछ कह सकते हैं जो आप अपनी आम ज़बान में लोगों से नहीं कह सकते। उमैर जोखे ने उनके पहले गाने की तैयारी शुरू कर दी। जोखे यंगस्टर्स के फाउंडिंग मेंबर्स बने। शुरू में इंग्लिश रैप सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर तलहा अंजुम और तलहा यूनुस ने डिसाइड किया कि वो कराची की सच्ची कहानी उर्दू में सुनाएंगे। उन्होंने सोशल इश्यूज़ के ऊपर गाने बनाने शुरू कर दिए, जैसे उस दौर के वाक़यात, मैच फिक्सिंग स्कैंडल, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल, सब कुछ जो कराची में हो रहा था। जोखे ने अपना जमा पूंजी के पैसों से जो 3000 बनते थे, एक लोकल माइक ख़रीदा जो कि एक साथ में ख़राब स्पीकर भी था जिसका एक साइड नहीं चलता था। फिर ट्रैक ऐसे ही रिकॉर्ड किया उन्होंने 2013 में, और ये गाना था बरगरे कराची। साउंड क्लाउड और रिवर्ब नेशन पर रिलीज़ किया गया ये गाना। 12 घंटों के अंदर 20,000 लिसनर तक पहुंच गई ये कहानी। यही थी यंगस्टर्स की पहली कामयाबी। तलहा अंजुम ने जब उर्दू रैप शुरू की थी तब रैप का कोई सीन नहीं था। वो पैसे दे के परफॉर्म कर रहे होते, जबकि दूसरे लोग पैसे लेके परफॉर्म करते थे।
लोगों को पैसे देकर शोज करते थे क्योंकि कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता था। जैसे मैं बता रहा था कि आपको एंट्री भी नहीं करने देते थे शोज़ के अंदर, फिर आप पैसे दे के कर रहे हैं, लोग पैसे लेके शो करते हैं, हम पैसे दे के कर रहे होते थे। तलहा कहते हैं कि कराची का बच्चा अगर मेरे गाने सुनता है तो वो इसलिए सुनता है क्योंकि वो फील करता है, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ जो उसके दिमाग में है, मैं उसकी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ जिस ज़ुबान में वो बात करता है। कराची का लड़का अगर मेरे गाने सुनता है और उससे फील करता है तो वो इसलिए फील करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दिखता है कि मैं वही बात कर रहा हूँ जो उसके दिमाग में है। खैर 2013 से 2016 तक यंगस्टर्स ने बैक टू बैक रॉ गाने रिलीज़ किए। बर्गरे कराची जो कि वायरल हिट हुआ, मैला मजनू, लाम से चौड़ा, कराची लिंगो। तलहा का हर गाना कराची की असली कहानी सुनाता था। नशे की बात हो, पॉलिटिकल क्राइम हो, भत्ताखोरी है हो, सब कुछ यंगस्टर्स के लिरिक्स में आ गया। जब तलहा बाहर निकलते तो हर पान के केबन और हर होटल से जोखे के म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती थी। कराची का हर नौजवान अब इस यंगस्टर्स को सुन रहा था। लेकिन फिर 2013 में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई उनके लिए, क्योंकि यंगस्टर्स टूट गया। जब इस हवाले से तलहा से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये सब स्टार्ट किया था तो हम बहुत छोटे थे और हमारा कोई मनी इशू नहीं था, ये एक ईगो इशू था और हमारे आगे पीछे लोग होते थे जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते। उन्होंने हमें एक तरह से एक दूसरे से दूर कर दिया, हम अपना टच खो गए जो हमने साथ में शुरू किया था। जब हम अलग हुए ना, उसकी रीज़न यही थी कि एक तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। मैं आपको बताऊं, वी वर नॉट इवन लाइक मेकिंग बिग मनी, सो इट वाज नेवर अ मनी इशू, इट वाज मोर ऑफ अ ईगो इशू। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तलहा यूनस और तलहा अंजुम अलग हो गए। अब शुरू हुआ सोलो ट्रैक्स का सिलसिला, लेकिन दोनों अलग अलग रहकर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। फैंस ने भी महसूस किया और ख़ुद उन्होंने भी ये महसूस किया। ये जुदाई उनके ऊपर भारी पड़ी। दोनों ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गए। तलहा अपनी ड्रग एडिक्शन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। असला, नशा, रातों को बाहर रहना, ये सब वो अपनी आंखों से रोज़ देखते रहे, जो उन्होंने अपनी म्यूज़िक में एक मर्तबा ऐसे कहानी की सूरत में बताया था। फिर सितंबर 2017, खिज़ां का मौसम, तलहा अंजुम का दिल डूब रहा था, घर से सपोर्ट ख़त्म हो गया था और इसी बीच तलहा की मदर का इंतकाल हो गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने तलहा को महसूस करवाया कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर दिसंबर की एक सर्द रात, शायद रात के 1 बजे हूँ, तलहा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे हुए थे। वो बहुत अफसुर्दा थे। उन्होंने अपने पिछले सालों में हासिल की गई शोहरत का अंदाज़ा लगाया और तलहा यूनस के लिए लिखना शुरू कर दिया। फजर की अजान तक तलहा ने एक पूरा गाना लिख डाला। दूसरे दिन तलहा ने जोखे से मुलाकात की और उन्होंने यूनस से वापस मिलवाने का कहा। जोखे ने कहा कि ये गाना ही उनके वापस मिलने की वजह बन सकता है और जोखे ने इस गाने को प्रोड्यूस किया। ये था कसूरवार। दोनों तलहा वापस मिल गए और जोखे ने उनके लिए 2017 में एल्बम प्रोड्यूस किया, रीबर्थ। तलहा की गैर मौजूदगी में बहुत से रैपर्स ने उर्दू रैप के थ्रोन पर राज करने के लिए यंगस्टर्स को टारगेट किया था, लेकिन अब यंगस्टर्स वापस आ चुके थे, वो भी स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा फोकस्ड। 2018 में शुरू हुआ एक नया दौर जिसमें यंगस्टर्स ने डियर ज़ैनब सोशल इशू पर एक गाना बनाया। मैला एल्बम 2019 में बनाया कराची की गैंगस्टर लाइफ पर। बीफ और डिस ट्रैक्स सबका मुकाबला किया और फिर 2020 में एक नया प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस करवाया, उमैर, 15 साल का लड़का जिसके बीट्स ने उनके पहले ही शान असली है को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, अब यंगस्टर्स 3 से बढ़कर 4 हो गए थे, यूनस, अंजुम, जोखे और उमैर। 2021 में यंगस्टर्स ने
वो कर दिखाया जो किसी पाकिस्तानी रैप ग्रुप ने नहीं किया था। गुमान जो कि मैसिव हिट हुआ, उसके बाद अफसाने और ग्रूव मेरा जो कि PSL 6 एंथम जो पाकिस्तान डे परेड पर भी परफॉर्म हुआ था। 2022 में तलहा ने कोक स्टूडियो 14 में ये दुनिया गाना किया कुराकरम और फारिस शफ़ी के साथ, जो कि मेटल ट्रैक था। 2023 में तलहा का डेब्यूट सोलो एल्बम ओपन लेटर रिलीज़ हुआ, जो इतना सक्सेसफुल रहा कि तलहा को 23rd लैक स्टाइल अवार्ड्स में 2 नॉमिनेशंस मिली। लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी आई तब जब 16 साल की एक लड़की ने तलहा से पूछा कि वो अपने गानों में ड्रग्स और अल्कोहल को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तब तलहा ने थोड़ा सा ऑकवर्ड सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने म्यूज़िक में जो भी बातें की हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो मैं आपको इतने बड़े बड़े शायरों के नाम गिनवा सकता हूँ और उनके कलाम बता सकता हूँ, और जिनके ऊपर आपको प्राउड भी है कि वो भी अपने अल्फाज में अपनी शायरी में क्या क्या यूज़ कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ड्रग्स और अल्कोहल प्रोमोट कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरी शायरी का हिस्सा है। कोई ऐसा मैंने शेर लिखा है जिसके अंदर मैंने शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको इतने बड़े बड़े शायर ला के दिखा दूंगा कि आप बोलेंगे कि यार ये इसको लेजेंड बोलते हैं यार। 2024 स्पॉटिफाई रैप्ड में तलहा अंजुम पाकिस्तान के मोस्ट स्ट्रीम्ड लोकल आर्टिस्ट बन गए। आतिफ असलम को भी पीछे छोड़ दिया। 17 ट्रैक्स आउट ऑफ 30, 17 आउट ऑफ 30 पाकिस्तानी ट्रैक्स ऑन स्पॉटिफाई ग्लोबल इम्पैक्ट लिस्ट में तलहा के थे। सितंबर 2025 में पाकिस्तानी जेन जी का मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट डिक्लेयर हुआ तलहा अंजुम। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं, और तलहा के साथ भी यही हुआ। 2024 में तलहा ने कौन तलहा डिस ट्रैक रिलीज़ किया इंडियन रैपर नाज़े के कमेंट के जवाब में। ये ट्रैक बहुत वायरल हुआ। उसको लगता है उसको सब जानते हैं, ये उसकी गलत फहमी। सेम ईयर में तलहा की सेकंड सोलो एल्बम माई टेरिबल माइंड रिलीज़ हुई अमेरिकन लेबल मैस अपील के कोलैबोरेशन में, और दिसंबर में एक शॉर्ट फिल्म कट्टर कराची भी रिलीज़ हुई, जिसमें तलहा अंजुम ने एक्टिंग डेब्यूट किया और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बने। फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया कमर्शियली, लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड फॉर फिल्म ऑफ द ईयर ज़रूर जीत गई। फिर 2025 में तलहा को कॉन्सर्ट्स में डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ी जब उन पर चीज़ें फेंकनी जाने लगीं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी असल में आई है नवंबर 2025 में, जब तलहा अंजुम ने नेपाल के एक कॉन्सर्ट में इंडियन फ्लैग को वेव किया। पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें बहुत बैकलैश दिया। तलहा अंजुम ने अपने डिफेंस में कहा था कि आर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद नादिया खान के लाइव टीवी शो पे उन्होंने अनकंडीशनल अपोलोजाइज की। तो ये था तलहा अंजुम का सबसे मुश्किल वक्त, जब फैंस तकरीबन डिवाइड हो चुके थे। लेकिन सच ये है कि एक स्कूल में सस्पेंड होने वाला लड़का उधर से लेकर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाला रैपर बनने तक तलहा अंजुम ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रीट से स्टेज तक का सफ़र मुमकिन है। लेगेसी सिर्फ म्यूज़िक से नहीं, ऑनेस्टी से भी बनती है। आज तलहा अंजुम पाकिस्तान का मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट है और जेन ज़ी का फेवरेट है। उर्दू रैप का पायोनीर और एक इंस्पिरेशन है। चाहे कंट्रोवर्सीज हों या चैलेंजेस, तलहा ने कभी अपनी परवाज़ नहीं छोड़ी। कराची की सड़कों से लेकर इंटरनेशनल स्टेजेस तक ये है तलहा अंजुम का सफ़र।